हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में बोली गई थी कि वो सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए आए हैं। क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना है भारत सरकार की, उसके तहत जो लाभार्थी थे उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 83वें नंबर की बातचीत करते हुए, यानी कि ये इनका 83वां कार्यक्रम था मन की बात का, जिसमें इन्होंने बातचीत करते हुए आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं उनसे बात करी और उन्होंने इस पे स्पष्ट कहा कि मैं सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए आया हूं, यानी कि मैं आप लोग की सेवा करता रहूंगा। इसमें आयुष्मान भारत के दायरे में आधी आबादी यानी कि लगभग आधी जनसंख्या आती है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार इसी तरीके की और भी लाभकारी योजना उन लोगों के लिए चलाती रहेगी जिनको इन योजनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है कि 12 देशों के यात्रियों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। देखिए, जो नया आप कह सकते हैं कि वायरस आया है, नया वेरिएंट आया है कोरोना का, ओमिक्रॉन, उसको लेकर भारत सरकार काफ़ी सतर्क हो गई है क्योंकि 12 देशों में ये फैला माना जा रहा है। कल तक 9 देशों में था, अब यानी कल की न्यूज़ जब हम पढ़ रहे थे तब ये 9 देशों में था और आज जब हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें 12 देशों में ये फैल चुका है। और जो 12 देशों से आने वाले यात्री हैं, प्रत्येक यात्री को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा। इन देशों से आने वाले यात्रियों की हवाई अड्डे या प्रवेश स्थल पर RT-PCR जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें वही इंतजार करना होगा। निगेटिव रिपोर्ट आने पर भी 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाले यात्रियों के नमूने को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इसोकॉन्ग यानी प्रयोगशाला के समूह में भेजा जाएगा। दुनिया में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन को भारत में आने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। दिशा निर्देश 1 दिसंबर से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी होंगे। साथ ही नभ, जल और थल किसी भी सीमा से देश में प्रवेश करने वाले लोगों पर लागू होंगे। दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी देशों के लोग को भारत आने से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी पिछली 14 दिन की यात्रा संबंधी विस्तृत जानकारी देनी होगी। 72 घंटे के भीतर भी निगेटिव कोरोना RT-PCR जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन ने तैनात की मिसाइल रेजिमेंट, भारत सख्त। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब चीन अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रहा है। चीन ने LAC के बिल्कुल पास लोगों को बसाने के साथ न सिर्फ सैन्य बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रहा है बल्कि उसने वहां अपनी कुछ मिसाइल रेजिमेंट भी तैनात कर दी है। अपने फाइटर मालवाहक विमान उतारने के लिए चीन ने पहले से काशगर, गारगुनसाक व होटन में हवाई पट्टियां बना रखी हैं। हाईवे प्रोजेक्ट के साथ विमान उतारने के लिए नई एयर स्ट्रिप बनाने पर भारतीय सेना ने आपत्ति जताई है। चीन अपने ढांचे को ऐसी जगह पर विकसित कर रहा है कि अमेरिका और अन्य देशों के सैटेलाइट भी उसे पकड़ नहीं पाएंगी। इससे साफ है कि चीन की नीयत साफ नहीं है। दूसरी ओर भारतीय सेना कड़ाके की ठंड में भी पूर्वी लद्दाख में मुस्तैद है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है कि खलनायक को नायक बनाने की जिद। देखिए, जिस तरीके से जिन्ना को भारत में ही कहीं ना कहीं नायक बनाने की कोशिश हो रही है उसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है विकास सारस्वत ने। इसमें यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जितने करीब आते जा रहे हैं उस तरह से अब जिन्ना शब्द फिर से राजनीतिक पटल पर उभर कर आ रहा है और इसमें इनको नायक बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये भूला जा रहा है कि किस तरीके से आज़ादी के समय 20 लाख लोगों की हत्या और लगभग 1.5 करोड़ विस्थापितों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। जो 20 लाख लोगों की हत्या हुई वो सब कुछ भूलते हुए लोग जिन्ना की बड़ाई करने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया है।
अब कांग्रेस नेता और झारखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कह दिया है कि जिन्ना बड़े देशभक्त थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू में उनकी बड़ी फोटो लगनी चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाद नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने और फिर सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम का अग्रणी नेता बताया था। जिस पंथ निरपेक्ष राजनीति में वीर सावरकर के लिए नफरत भरी है, जिसमें जिन्ना के लिए अथाह प्रेम है, जो राजनीतिक आक्रांताओं द्वारा अपमान की दृष्टि से बदले शहरी नामों के प्रत्यावर्तन से उद्वेलित हो जाती है, उसमें भारत भंग के खलनायक जिन्ना के लिए भरपूर संवेदना है। जिन्ना की पाकिस्तान की जिद को क्षणिक आवेग नहीं माना जा सकता है। 1940 में लाहौर प्रस्तावना के बाद जिन्ना 7 वर्ष के लंबे काल में वैमनस्य और रक्तपात का सूत्रधार बना रहा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित जिन्ना पेपर्स और कराची विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति IH कुरैशी के अनुसार जिन्ना 1930 से ही एलिजाबेथ गिलियट के माध्यम से विघटनकारी मंत्रणा हेतु चर्चिल के साथ गुप्त संपर्क में बना हुआ था। यानी जिन्ना के जिस पंथ निरपेक्ष काल का हवाला देकर कुछ नेता उसके बचाव में उतरे हैं, उसी दौर में जिन्ना दोहरा खेल खेल रहा था। 20 लाख लोगों के कत्लेआम और करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को विस्थापित करने वाले जिन्ना के लिए सहानुभूति जितनी कट्टर मानसिकता की परिचायक है, उतनी ही घटिया राजनीति से प्रेरित भी। दरअसल भारतीय राजनीति की जिस विकृति को मुस्लिम तुष्टीकरण कहा गया, वह वास्तव में कट्टरपंथी इस्लाम का तुष्टीकरण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस राजनीतिक दुराग्रह में MC छागला, APJ अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान जैसे मूर्धन्य मुस्लिमों को कभी स्थान नहीं मिला। पाकिस्तान की मांग, विभाजन की विभीषिका और उस उन्मादी उत्पाद को जिन्ना की अगुवाई इसी इस्लामिक कट्टरपंथ का एक हालिया चेहरा बोला जा सकता है। अब देखिए जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की मांग को सबसे व्यापक समर्थन भी इसी क्षेत्र में तब मिला जब यूनाइटेड प्रोविंसिंग कहलाता था। 1954 में लंदन से वापसी के बाद जिन्ना ने अपनी दूसरी राजनीतिक पारी प्रदेश के मुसलमानों के आग्रह पर ही शुरू की थी। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि 1937 में लखनऊ में ही मिली थी। भले ही पाकिस्तान की मांग 1940 लाहौर अधिवेशन में उठी हो, पर उससे पहले ही बरेली के अनीस अल दीन अहमद रिजवी ने एक पत्रक के माध्यम से नक्शे समेत पाकिस्तान का स्पष्ट खाका खींच दिया था। AMU तो पाकिस्तान मुहिम का केंद्र बना था। जिन्ना ने संस्था को पाकिस्तान का शस्त्रागार बता दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे पता चलता है कि जिन्ना ने एक सोची समझी साजिश के तहत, और अचानक नहीं, सोची समझी साजिश के तहत भारत को विभाजित किया और पाकिस्तान राष्ट्र का जन्म हुआ। और उसमें अब अखिलेश यादव जैसे नेता जिन्ना का गुणगान कर कट्टरपंथियों को आने जाने अनजाने यही संकेत दे रहे हैं कि यदि आप हमें जिता दें तो भारत अब भी गजवाए हिंद के लिए खुला मैदान है। अखिलेश जिन्ना को लेकर अपने बयान पर न केवल कायम रहें बल्कि आलोचकों पर बरसे कि वे सही इतिहास से वाकिफ नहीं हैं। साफ है कि उन्होंने सोच समझकर जिन्ना का गुणगान किया। देश और प्रदेश इस्लामिक कट्टरता को बड़ी कीमत दे चुका है। यदि घृत राजनेता फिर भी सबक लेने को तैयार नहीं है तो जनता को चाहिए कि ऐसी घातक राजनीति का अंत अपने वोट की ताकत से करें। नेक्स्ट आर्टिकल है नए भारत की विकास गाथा लिखते मोदी। इसमें जो भारत सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें किस तरीके से लोगों को लाभ हो रहा है उस बारे में लिखा गया है। मोदी सरकार की दूसरी पारी का आधा सफर यानी 2.5 वर्ष लगभग पूरा हो गया है। भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा आबादी है, जिसका लाभ उठाने के लिए आवश्यक निवेश की आवश्यकता है। इसी निवेश के लिए 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतार नई पीढ़ी के सपनों को परवान चढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है। कौशल विकास के जरिए अब तक 5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बेहतरीन पेशेवर तैयार करने के लिए 7 नए IIT, 16 IIIT और
7 नए IIM जैसे संस्था खोले गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ कनेक्शन के साथ 99.6% घरों तक LPG पहुंची है। ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को 99.93% पूरा किया जा सकता है। अब तक 43 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। बीते 7 साल में ही करीब 1.37 लाख किलोमीटर राजमार्ग बनाए गए हैं। 62 नए एयरपोर्ट संचालित किए गए हैं। भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण का काम तेजी से पूरा होने वाला है। राष्ट्रीय रेल परियोजना 2030 के जरिए भविष्य के लिहाज से रेलवे की सूरत बदलने को तैयारी हो चुकी है। वर्ष 2021-22 के बजट में 1.07 लाख करोड़ रुपए रेलवे को सिर्फ नए प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं। आत्मनिर्भर कृषि आत्मनिर्भर भारत का मूल आधार है। किसानों को लागत से 1.5 गुनी कीमत दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सरकारी कायाकल्प का ही परिणाम रहा कि भारत कोविड जैसी आपदा से दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से निपटा है। 64,180 करोड़ रुपए की लागत से देश में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत गांवों के साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की सेवाओं को मजबूत बनाने की शुरुआत की गई है। अब तक देश में 15 नए एम्स खोले गए हैं। आज़ादी से लेकर 2014 तक देश में 381 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लेकिन बीते 7 साल में ही 184 नए कॉलेज खोले जा चुके हैं। विकास और देश को नई दिशा देने वाले इन कदमों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की एक विशेष पहचान है कि वह है योग्यता और क्षमताओं का पहचान कर उसे राष्ट्र निर्माण के लिए जोड़ना। उनकी कार्यशैली का सिद्धांत है अनुभव और योग्यता के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज है हमारे लिए कि बांग्लादेश के साथ आर्थिक संबंधों में मजबूती को 5 क्षेत्र अहम, ये स्टेटमेंट दिया है पीयूष गोयल ने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार, संपर्क, स्वास्थ्य एवं पर्यटन समेत 5 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया है। रविवार को बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इस समय यह व्यापार $10 अरब से भी ज्यादा हो गया है। दोनों पड़ोसी देश वृहद आर्थिक भागीदारी समझौते को आगे बढ़ाने की दिशा में भी अग्रसर हैं। गोयल ने कहा कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती लाने के लिए 5 क्षेत्रों व्यापार, प्रौद्योगिकी, संपर्क, उद्यमिता और स्वास्थ्य एवं पर्यटन पर विशेष ध्यान देने का सुझाव देता हूं। इस मौके पर वाणिज्य मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संपर्क विस्तार की कोशिशें द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा बांग्लादेश और पूर्वी भारत के बीच निवेश संभावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए भी संपर्क बढ़ाना जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज है कि 16 बैंकों के ग्राहकों को आज मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। संकटग्रस्त 16 सहकारी बैंक, कानपुर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक सहित के ग्राहकों को सोमवार को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। यह रकम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर स्कीम के तहत दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहयोगी संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के एक नए नियम के तहत यह राशि जारी की जाएगी। DICGC ने पहले 21 बैंकों की लिस्ट तैयार की थी, लेकिन 5 बैंकों को सूची से बाहर कर दिया गया। इसमें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल है। इनमें ग्राहकों को 5 लाख रुपए का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। ये 5 बैंक या तो विलय की स्थिति में हैं या अब मोरेटोरियम से बाहर आ चुके हैं, इसलिए इन बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अगस्त में संसद ने DICGC संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाता धारकों को RBI द्वारा बैंकों पर मोरेटोरियम लागू करने के 90 दिनों के अंदर 5 लाख रुपए तक मिले। अधिनियम के बाद सरकार ने 1 सितंबर 2021 को उस तिथि के रूप में अधिसूचित किया जिस दिन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली ही न्यूज है कि तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, कई और देशों में मिले मामले।
संभावित रूप से बेहद संक्रामक बताए जा रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले कई और देशों में पाए गए हैं। नीदरलैंड में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 13 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजराइल, हांगकांग में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। ओमिक्रॉन में डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले दोगुना तेजी से म्यूटेशन हो रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते दायरे के बीच दक्षिण अफ्रीकी देशों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले देशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यात्रा संबंधी पाबंदियां लगाने वाले नए देशों में न्यूजीलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मालदीव शामिल हैं। इससे पहले श्रीलंका, सऊदी अरब, ब्राजील, कनाडा, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका प्रतिबंध लगा चुके हैं। हालांकि मैक्सिको ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए यात्रा पाबंदियों को बहुत अधिक कारगर नहीं बताया है और कुछ देशों द्वारा उठाए गए कदमों को भी अपर्याप्त बताया है। नेक्स्ट न्यूज है कि समुद्र में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने दिखाई दोस्ती। हिंद महासागर में सुरक्षा, परस्पर अभियान क्षमता और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 2 दिवसीय समुद्री अभ्यास रविवार को मालदीव में संपन्न हो गया। प्रत्येक 2 साल पर आयोजित होने वाला यह 15वां त्रिपक्षीय अभ्यास था, जिसे दोस्ती नाम दिया गया। इस अभियान को शुरू हुए इस वर्ष 30 साल हो गए हैं। इसकी शुरुआत द्विपक्षीय रूप से हुई थी और इसमें सिर्फ भारत और मालदीव के तटरक्षक ही शामिल थे। श्रीलंका इससे 2012 से जुड़ा और यह त्रिपक्षीय अभ्यास हो गया। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तत्वाधान में 2 दिवसीय अभ्यास समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम है। अभियान का उद्देश्य मानक संचालन प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और तीनों नौसेनाओं के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाना है। तो ये आज का 29 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।